जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उनके उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का नाम क्या है। तो इसका अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया और इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। क्या नाम है? अटल टनल इसका नाम है और ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। पहले इसका नाम था रोहतांग टनल और अब इसका नाम है अटल टनल। तो इसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो वर्तमान में अभी हमारे यहाँ का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर वाला। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला आपको मिलेगा जहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वह सबसे ज़्यादा लंबा है। लेकिन आने वाले कुछ समय में कर्नाटक में जो हुबली का प्लेटफॉर्म है वह सबसे लंबा होगा। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे लंबे बांध की बात करते हैं तो इसका नाम है हीराकुंड डैम। और हीराकुंड डैम ये आपका बना हुआ है महानदी के ऊपर। तो नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा बांध का नाम भी ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा यानी कि हाईएस्ट डैम कौन सा है। तो ये हमारा है टिहरी। टिहरी डैम जो कि बना हुआ है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलर लेक और ये आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर राज्य में। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी और आप टेलीग्राम चैनल से वहां पर जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का 10वां और अंतिम सफल परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण किया गया राजस्थान राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो राजस्थान में जो हमारे रेगिस्तान वाला इलाका है, यानी कि मान लीजिए ये राजस्थान हो गया, तो यहाँ पर जो आपका इलाका है यही आपको मिलेगा पोखरण। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा नाग मिसाइल का आखिरी परीक्षण किया गया और अब इस सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद में नाग मिसाइल हमारी भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो चुकी है। यानी कि ये इसकी फाइनल टेस्टिंग थी और ये टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में अब ये मिसाइल हमारी भारतीय सेना में शामिल की जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नाग मिसाइल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नाग मिसाइल है यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर दुश्मन का तोप आ रहा है तो इस तोप को या फिर इस टैंक को ये आसानी के साथ में नष्ट कर सकती है। नाग मिसाइल की एक खास बात यह है कि इसको आप सतह से सतह के ऊपर भी मार कर सकते हैं या फिर आप आसमान से भी इससे मार कर सकते हैं। तो ये हमारी सरफेस टू सरफेस या फिर एयर टू सरफेस दोनों प्रकार की मिसाइल है और जिस लॉन्च कैरियर से इसे लॉन्च किया जाता है उसे कहा जाता है नामिका, यानी कि नाग मिसाइल कैरियर। रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 से लेकर के 7 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो ध्यान रखिएगा रेंज के बारे में। इसके अलावा किसने डेवलप किया है, किस प्रकार की मिसाइल है, इन्हीं सबसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है प्रियंका चोपड़ा जोनस की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पार्ले जी बिस्किट के बारे में तो आप सभी को पता होगा, उसी की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इसी के अंतर्गत आता है आपका पार्ले एग्रो कंपनी, जिसने अभी अपने नए उत्पाद जैसे आपका एप्पी पिज होता है उसी प्रकार का ये पिज है और इसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है। किसको? प्रियंका चोपड़ा को। और जो साउथ के अभिनेता है जूनियर एनटीआर, तो इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है पार्ले एग्रो कंपनी ने। किस राज्य की सरकार ने वाईएसआर बीमा योजना को लॉन्च किया। तो इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी योजना के साथ में वाईएसआर शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है वह पार्टिकुलर स्कीम
आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। तो YSR बीमा योजना इसका नाम है। इसके प्रोविजन आइए जान लेते हैं। तो सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं इस समय आंध्र प्रदेश के, और उन्हीं के द्वारा अगर हमारे असंगठित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबल हो जाता है तो उसके परिवार को बीमा कवर देने के लिए लॉन्च किया गया है। असंगठित क्षेत्र का मतलब है जैसे हमारे नाई हो गए या फिर दर्जी हो गए, यानी कि जो आपके गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, तो उनको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी अगर इस प्रकार का व्यक्ति है जिसकी यहाँ पर दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना के दौरान उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबल हो जाता है, तो उस श्रमिक के परिवार को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता तुरंत दी जाएगी। ये सहायता उसको तुरंत दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु के व्यक्ति जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे लाभार्थी होंगे, यानी कि जिसकी यहाँ पर डेथ होगी, उनके परिवार में अगर कोई बच्चा है जो कि 9वीं 10वीं 12वीं या फिर ITI का छात्र है, तो उसको 1200 रुपये की वार्षिक सहायता भी इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। तो ये सारे प्रोविजन हैं, इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के लिए कोविरैप तकनीक को डेवलप किया? तो इसे डेवलप किया है IIT खड़गपुर ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कोविरैप है क्या? तो यह भी हमारे कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए एक किट है। जैसे हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे किट के बारे में पढ़ा था, उसी में से एक है कोविरैप। तो कोविरैप किट की क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस किट के माध्यम से अपनी टेस्टिंग करवाता है तो उसको मात्र 500 रुपये यहाँ पर देने होंगे और 1 घंटे में उसके टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो आपके डिवाइस है उससे मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस या फिर जो टीबी होता है, इसके अलावा जो अन्य आपकी संक्रामक बीमारियां होती हैं, उन सभी का पता लगाया जा सकता है। तो याद रखेंगे आप कोविरैप टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि डेवलप किया है IIT खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये योजना है क्या? तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा नाबार्ड के साथ में मिलकर के राजधानी देहरादून में इस योजना को लॉन्च किया गया। और योजना का हमारे मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड राज्य में जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको बढ़ावा दिया जाए। और इसी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि अभी तक हम लोग जो 2 लाख रुपए तक का ऋण देते थे किसानों को, जिससे वे अपनी कृषि को और बेहतर कर सकें, उसी के अंतर्गत अब हम उनको 3 लाख रुपए का ऋण देंगे। और इस ऋण की खास बात यह होती है कि इस पर हमारे किसानों को किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है, यानी कि यह कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। तो इसी के लिए उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम को लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो राजधानी इसकी देहरादून में है और इन्होंने समर कैपिटल के रूप में गैरसैंण की भी घोषणा की है। राज्यपाल हैं बीबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोकसभा में यहाँ की 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा नैनीताल में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं रवि मालिमत। बाकी स्थापना इसकी हुई थी 9 नवंबर 2000 को और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कार्बेट, गंगोत्री और राजा जी, ये आपको राष्ट्रीय पार्क मिल जाएंगे। टाइगर रिजर्व आपको 2 मिलेंगे, एक है जिम कार्बेट, दूसरा है राजा जी। बायोस्फीयर रिजर्व आपका है नंदा देवी में। मंदिर यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे, केदारनाथ और बद्रीनाथ। एलिफेंट रिजर्व आपको 1 मिलेगा जिसका नाम है शिवालिक। तो इतनी चीज़ें आपको उत्तराखंड से हमेशा याद होनी चाहिए। बाकी ये उत्तराखंड से जुड़े हुए ही कुछ करंट अफेयर्स हैं, ये आपको PDF में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य के पहले रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो ये प्रश्न 4 से 5 दिनों का है, लेकिन कई बार इसको मैंने रिजर्व में रखा हुआ था और जब लास्ट टाइम आता तो मैं इसे भूल जाता था। तो फाइनली आज मैंने इसको शामिल कर लिया है। आसन संरक्षण रिजर्व की बात हो रही है, यानी कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व की।
तो ये हमारे देश का 38वां रामसर स्थल बन गया है और ये आपके उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर स्थल है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रामसर स्थल के ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने रामसर समझौता क्या होता है इसके बारे में बताया है, आर्द्र भूमियां क्या होती है वो सारी चीजें बताई हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन पर, तो वहां से आप उस वीडियो को अगर चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में ये बता देता हूँ कि बात है 1971 की। उस समय यूनेस्को के द्वारा एक पहल की गई कि दुनिया भर में जो भी हमारे वेटलैंड्स हैं यानी कि आर्द्र भूमियां हैं, जो हमारी दलदली जमीन होती हैं उसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि जो भी इस प्रकार की दलदली भूमियां होती हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। जैसे आप अपने गांव में देख लेंगे, शहर वालों को तो देखने को नहीं मिलेगा, गांव में अगर आप देखेंगे कि कहीं भी इस प्रकार की जो दलदली भूमि होती है उसमें आपको कई सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए उन सभी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि आर्द्र भूमियों को भी संरक्षित किया जाए। तो यूनेस्को के आह्वान पर यहाँ पर बहुत सारे देशों के नेता आए और उन्होंने ईरान के रामसर शहर में 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये जो रामसर समझौता था यह 1975 में लागू किया गया था। तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो रामसर समझौता हुआ था उसके अंतर्गत विभिन्न देशों में जो भी इस प्रकार के वेटलैंड्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक स्थान के रूप में महत्व देने के लिए इसके द्वारा उन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमारा जो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि उत्तराखंड का आसन संरक्षण रिजर्व ये हमारे देश का 38वां रामसर स्थल बना है। और आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष की शुरुआत में यानी कि बात है जनवरी माह की, उस समय हमारे देश को कुल मिलाकर के 10 रामसर स्थल मिले थे, जिनमें से 6 आपको मिला था उत्तर प्रदेश में, 3 मिले थे पंजाब में और उस समय भी पहला मिला था महाराष्ट्र को। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। भारत समर्थित किस देश के मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने ब्रुनेल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड जीता है? तो ये जीता है भूटान के प्रोजेक्ट ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो लोग पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमारे जो पीएम है मोदी जी वो गए हुए थे भूटान के दौरे पर और उसी दौरान उनके द्वारा भूटान की मांगदेछू नदी के ऊपर मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो इसी को अभी अवार्ड मिला है जिसका नाम है ब्रुनेल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग। और किस अवार्ड में मिला है? तो एक हमारा अवार्ड दिया जाता है सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स अवार्ड 2020, यानी कि ब्रिटेन की एक संस्था है जिसका नाम है ICE, उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये पूरा प्रोजेक्ट था 4500 करोड़ रुपए का। कितने का? 4500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा 70% राशि एज ए लोन दी गई थी और 30% का यहाँ पर ग्रांट भी दिया था भारत सरकार ने। और जैसा कि मैंने आपको बताया मांगदेछू नदी पर यह बना है और 720 मेगावाट इसकी क्षमता है। बाकी अगर हम लोग भूटान की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं भूटान देश की, जो कि हमारे सिक्किम, इसके अलावा असम, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल और ऊपर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। राजधानी इसकी आपको मिल जाएगी थिम्पू में। नगलट्रम यहाँ की मुद्रा है, पीएम है लोते शेरिंग और राजा यहाँ के हैं नामग्याल वांगचुक। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और कल मैंने अमेरिका का जो जीके है उसके ऊपर वीडियो बना दी थी, पूरा मैप से बनाया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। और अब मैं पहले फोकस करूंगा कि जो हमारे 9 पड़ोसी देश हैं उनके संबंध में एक एक वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि पड़ोसी देशों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग इन 9 पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। LG कंपनी ने अपने होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर के लिए किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो LG सिग्नेचर ये हमारा एक प्रकार का टीवी है।
तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लुइस हैमिल्टन को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लुइस हैमिल्टन के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम के ये हमारे फार्मूला 1 रेसर हैं और वर्तमान में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेसिंग जीतने वाले हैं, जिनका नाम है माइकल शूमाकर, जर्मनी के हैं। इन्होंने कुल मिलाकर के 91 रेस जीती है और अब लुइस हैमिल्टन भी 91 रेस इस प्रकार से जीत चुके हैं। तो इन्हीं को LG, जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसने अपने नए टीवी ब्रांड LG सिग्नेचर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी LG कंपनी की बात करते हैं तो इसी का पहले नाम था गोल्ड स्टार कंपनी। 2002 में इसने अपना नाम बदल के LG रख लिया था, यानी कि लाइफ्स गुड। मुख्यालय इसका आपको दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मिलेगा और CEO इसके हैं जो सियांग जिन। किस सैन्य बल ने सिक्किम के अपने पैगोंग बेस से साइकिल अभियान की शुरुआत की है? तो इस साइकिल अभियान की शुरुआत की है यहाँ पर ITBP ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो सिक्किम जो कि हमारे नेपाल के साथ में, इसके अलावा जो भूटान है और फिर चीन हो गया, इनके साथ में सीमा साझा करता है। तो वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि जो भी हमारे एकदम सीमा पर गांव हैं, उन सभी गांव के लोगों तक पहुंच बनाने के लिए ITBP के द्वारा इस साइकिल अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्गम इलाके हैं, वहां पर ये जो ITBP की 11वीं बटालियन है, इसके जवान साइकिल अभियान चलाएंगे, यानी कि साइकिल से यात्रा करेंगे और इस यात्रा के दौरान 20 दिनों में कुल मिलाकर के 218 किलोमीटर की दूरी इनके द्वारा कवर की जाएगी। बाकी ITBP की बात करते हैं तो स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, जो हमारा युद्ध हुआ था चीन के साथ में। उसके बाद में महानिदेशक इसके हैं SS देसवाल साहब, यानी कि सुरजीत सिंह देसवाल। और इनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पर NSG है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इस समय SL देसवाल साहब को मिला हुआ है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका मतलब यह है कि हमारे देश का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें हमारे पूरे देश से सबसे ज़्यादा पर्यटक आए थे। तो सबसे ज़्यादा आकर्षित किया उत्तर प्रदेश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और उन्होंने जनवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 के बीच में जो भी लोग आए, उनके आंकड़े को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो सबसे ज़्यादा 53.6 करोड़ लोग आए थे उत्तर प्रदेश राज्य में। उसके बाद में दूसरे स्थान पर रहा था तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर रहा था आंध्र प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा लोग क्यों आए, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। वैसे यहाँ पर ताजमहल या कुछ अन्य स्थानों के बजाय ज़्यादा कुछ देखने वाली चीज़ें हैं नहीं। हालांकि मैंने भी नहीं घूमा है, तो हो सकता है कि कहीं पर घूमने गए भी हों, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखेंगे अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि उत्तर प्रदेश रहा था पहले स्थान पर, तमिलनाडु रहा दूसरे और आंध्र प्रदेश रहा था तीसरे स्थान पर। इसके अलावा जो हमारा पर्यटन मंत्रालय है, उसने एक रिपोर्ट और निकाली और उस रिपोर्ट में बताया कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी लोग आए, यानी कि दूसरे देशों से लोग आए थे। तो उसमें आपका रहा तमिलनाडु पहले, महाराष्ट्र दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर। इसके अलावा जो विदेश से लोग आए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा कम लोग आए थे गोवा में। कहाँ पर? गोवा में 2019 में मात्र 9 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य के लोगों ने काटी बिहू, या जिसे हम लोग कोंगाली बिहू कहते हैं, इस त्यौहार को मनाया है? तो ये त्यौहार मनाया जाता है असम राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। असम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर जो बिहू फेस्टिवल है, उसके आपको 3 रूप देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 प्रकार का बिहू फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। एक हमारा होता है रंगोली या बोहाग बिहू, एक हमारा होता है कोंगाली या काटी बिहू और एक हमारा होता है भोगाली या माघ बिहू। तो ये हमारा जो तीसरा वाला है, ये आपका होता है लगभग जनवरी में, यानी कि जब जनवरी माह के आसपास वहाँ पर फसल कटती है, उस समय मनाया जाता है भोगाली या माघ बिहू। फिर हम बात करते हैं रंगोली या बोहाग बिहू की, तो ये जनरली आपका अप्रैल में होता है और असमी कैलेंडर का नया वर्ष प्रारंभ होता है इस दौरान, तब मनाया जाता है हमारा रंगोली या बोहाग बिहू। उसके बाद में जो ये तीसरा है कोंगाली या काटी बिहू,
तो इस समय आप देख रहे हैं कि महिलाएं हमारे खेतों में खड़ी होकर के पूजा कर रही हैं और यहाँ पर जो फसल है वह लगभग पकने के करीब है। तो फसल पकने के करीब होती है यानी कि जो हमारे किसान होते हैं उनका घर इस समय खाली होता है। तो उसी उपलक्ष्य में कोगाली या काटी बिहू या जिसे हम लोग गरीब बिहू के नाम से जानते हैं, यह त्यौहार मनाया जाता है। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बाकी असम की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ के दिसपुर में है। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। सर्बानंदा सोनोवाल यहाँ के हैं सीएम। लोकसभा में यहाँ की 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है तो अजय लांबा के स्थान पर एक्टिंग न्यायाधीश बने हैं एनके सिंह। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा गुवाहाटी में। बाकी ये सारी चीज़ें आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे। विजय लक्ष्मी रमनन जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस सेना की पहली महिला अधिकारी थी तो ये हमारे एयरफोर्स यानी कि नौसेना की पहली महिला अधिकारी थी और अभी 96 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा ये हमारी एक MBBS करके डॉक्टर बनने वाली यानी कि डॉक्टर बनी थी और उसके बाद में 1955 में ये हमारे आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। 1972 में इनको विंग कमांडर बना दिया गया था यानी कि इनका प्रमोशन हो गया था और उसके 5 सालों के बाद इन्हें हमारी सेना में सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप विजय लक्ष्मी रमनन के बारे में जिनका अभी डेथ हुआ है। और ये रहा हमारा करंट अफेयर। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी आइए जान लेते हैं जिनसे भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछने जाने के चांसेज हैं। तो असम राज्य के एक हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के निदेशक थे। इनका नाम था डॉक्टर जयंत माधव। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। तो कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि बोलते समय वो हकलाते हैं यानी कि जैसे कोई वर्ड बोलना होता है तो उसे वो सही से नहीं बोल पाते हैं या थोड़ा सा रुक रुक के बोलते हैं। तो उन्हीं लोगों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे केंद्रीय मंत्री जिनके पास में रोड, हाईवे और परिवहन मंत्रालय का प्रभार है, इसके अलावा MSME मंत्रालय का प्रभार है नितिन गडकरी जी। तो इन्हीं के द्वारा KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के पहले खादी के जूते को लॉन्च किया गया है। जैसे कि KVIC के बारे में अभी आपने पढ़ा होगा कि इसके द्वारा खादी मास्क बनाया गया। इसके अलावा इन्होंने खादी की घड़ी बनाई थी। तो उसी क्रम में खादी के जूते को इन्होंने बनाया है जिसे लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको नीचे कमेंट में बताना है कि यह जो सोलोमन द्वीप है यह आपको कहां पर मिलेगा और इसकी राजधानी क्या है, तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी आज के वीडियो से आपके लिए कोई प्रश्न नहीं है। आज का वीडियो आपके लिए मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा यानी कि आज कमेंट में वह लोग जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा है वह अपने बारे में बताएंगे यानी कि थोड़ी सी अपनी वो शिक्षा के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा किस पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कितने समय से वो तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में आज आपको टाइम निकाल करके नीचे कमेंट में लिखना है। बाकी आप लोगों के बाद में मैं भी अगर आप चाहेंगे तो कल बताऊंगा कि मेरी शिक्षा क्या रही है या मेरी अभी तक की जो पढ़ाई रही है वह किस प्रकार की रही है। तो नीचे आप लोग आज अपना इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।